हाँ चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी कैसे कैलकुलेट करना सीख लिया था अलग अलग रिएक्शंस के लिए। और मैंने आपको एक रिएक्शन थी N2O4 गैस, उसके लिए केपी और केसी की, शायद केपी के लिए दी थी सिर्फ ना, केपी केसी दोनों निकालने के लिए कहा था। तो बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बना, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा बना था ना। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो आपके पास इसके a मोल्स रहे होंगे, ये कितना रहा होगा 0। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंचा होगा तो a में से कितना गया होगा a अल्फा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा। तो यहां से आप टोटल मोल्स देखो तो a इंटू 1 प्लस अल्फा बन जाएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब अगर हमें kp लिखना है तो kp बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या बनेगा, NO2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2O4, तो N2O4 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास का kp बन जाएगा। ठीक है, केसी निकालना है तो इनको वॉल्यूम से डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अब ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू 1 होता है तो आपके पास दो कैटेगरी की रिएक्शंस बनती हैं। एक वो जिसमें ए गैस डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, बी गैस प्लस सी गैस, और दूसरी है रिएक्शन जिसमें ए गैस डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, 2b गैस। तो ये दो तरह की रिएक्शन होती है। तो आपने देखा PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और दूसरी N2O4 गैस गिव्स 2NO। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन हमेशा कितना बनेगा, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। समझ में आ गई बात। पहली बात ये आपको इस चैप्टर को यूज करते करते अभी तो याद हो जाएगा, बट आगे तक के लिए आपको कैरी करना है। आप इसे याद नहीं रखोगे तो भी आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, इसको याद रखने से आपकी कैलकुलेशन 70% फास्ट हो जाएगी, वो आप देखोगे भी आगे चलकर। दूसरी चीज आपको दिखाई दे रहा होगा इस रिएक्शन के लिए, बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, कोई भी देख लो, एक ही देख लो, ये वाली 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। मैं आपसे बोलूं अगर मैंने प्रेशर डबल कर दिया, इफ प्रेशर इज डबल्ड, अब केपी का क्या होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केपी क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है। क्यों, हाँ, एज केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो केपी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, इसलिए केपी पे कोई फर्क। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो आपके बहुत काम में आती रहती है। क्लियर है यहां तक। चलिए ये तो ही बात आपके पास अलग अलग रिएक्शंस के लिए केपी और केसी कैलकुलेट करने की। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, N2O4 gas gives 2NO2 at 300 Kelvin. If at equilibrium 1 mole of N2O4 and 2 mole NO2 is present in a 10 liter flask, then calculate Kp for the reaction. तो देखो बहुत सिंपल है, उसने खुद ही बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम पर आपके पास N2O4 और NO2 दोनों प्रेजेंट है। बताओ इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स कितने हैं 1 और इसके कितने हैं 2। बताओ डब्बे का वॉल्यूम कितना है 10। तो देखो ये 0.1 और ये 0.2, क्या दोनों की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो आप बताओ यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, केसी क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ। सही है, इसको सॉल्व करो तो आपको केसी के लिए मिल जाएगी 0.4। कितनी मिलेगी, तो ये तो केसी की वैल्यू है, लेकिन पूछा क्या है आपसे, केपी। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए केपी इक्वल टू क्या बनेगा, केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, है ना। तो बताओ केसी कितना हो गया, केसी की वैल्यू आ गई 0.4, आर की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है 0.08, टेम्परेचर कितना लेकर चलना है आपको 300, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है। तो देखो 24 इंटू 0.4, आंसर कितना आ गया 9.6। तो यहां से आप इस रिएक्शन के लिए केपी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट। चलिए ये देखें एक और क्वेश्चन, ट्राई करो। चलिए
देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स 2, इसने बोल दिया गैसेस हैं सबके सब, इनका मोलर रेशियो 1:2 था। आप चाहो तो कुछ A और 2A मान सकते हो, और जब मानना ही है तो 1 मानो ना, मानना तो 1 ही मानो, और क्या 1 और 2 मान लो, तो इसके मोल्स 1 इसके मोल्स 2, मान लो A की वैल्यू 1 है। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 1 में से कितना गया होगा x, और ये कितना बनेगा 2x, बोलो दिखाई दे रहा है। अब रीच हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है 8 atm, मोल फ्रैक्शन ऑफ C दी हुई है कितनी 0.4 है ना। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ C 0.4 है तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C की वैल्यू कितने लिख सकता हूं, और 2x अपॉन टोटल मोल्स, तो ये बन जाएगा 3 माइनस x, दिस शुड बी इक्वल टू 0.4, देखो इसको कैंसिल करेगा 0.2, 1.2x इज इक्वल्स टू 0.6, x के लिए आ जाएगी 0.5 आएगी, 0.5 यहां रखो, ये बन गया 1, ये भी बनेगा 1, और ये बचेगा कितना 0.5, इन सबके मोल्स आ गए। बताओ डब्बे का वॉल्यूम कितना है, नहीं दिया, अच्छा जरूरत ही नहीं है, ये इन सबके मोल्स हैं। अब बताओ इस सिस्टम का प्रेशर कितना है 8 atm, तो जब आप Kp लिखोगे Kp, तो Kp क्या बनेगा प्रेशर ऑफ C होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। ध्यान से देखो क्या इन दोनों के मोल्स सेम है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, मैंने आपको सिखाया था ना कि प्रेशर जो होता है हमेशा गैसेस के मोल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन दोनों का प्रेशर सेम है तो ये कैंसिल होने वाला है। देखो आपके बचेगा 1 अपॉन PA, बताओ प्रेशर ऑफ A क्या बनेगा, तो A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर 8, ये बनेगा 5/8, सही है। यह एक तरीका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, बहुत ध्यान से देखना, नहीं, इसी रिएक्शन को दोबारा लिखो, देखो A प्लस 2B गिव्स 2C, है ना। आप 1 और 2 मोल्स मान लो या A और 2A मान लो, एक बार A और 2A मान के कर लेता हूं चलो अब की बार, तो मान लो A में से गया होगा x, बताओ 2A में से कितना जाएगा, तो 2A माइनस 2x, आप जरा ध्यान से देखो तो से 2 कॉमन कर लूं तो A माइनस x ही रहेगा। बताओ 1 से बन रहा है 2, x से कितना बनेगा 2x बनेगा। अब आप देखो इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का देखो अभी भी 1:2 है, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि C का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.4 है, बताओ बाकी जो बचा इन दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाकर कितना होगा 0.6, क्योंकि एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है 1, तो अगर ये 0.4 है, बताओ ये दोनों मिलाकर कितना 0.6, ये दोनों के मोल का रेशियो है ना, तो जो मोल्स का रेशियो आएगा वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आप 0.6 को 1:2 के रेशियो में बांटो, तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2 और इसका कितना हो जाएगा 0.4। तो यहां से आपके मोल फ्रैक्शन पता है, A का हो गया 0.2, B का हो गया 0.4 और C का भी कितना हो गया 0.4। बताओ मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सबका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है, देखो जो मैं कह रहा था यहां पर इन दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। बताओ की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/1.6, 10/16, 2 से उड़ाओ 5/8, कर सकते हैं, सेम ही है, बट ये आपको क्लिक करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ये अभी नहीं लेकिन आगे आपके कई क्वेश्चंस इस काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी गैसियस मिक्सचर में अगर दो गैसेस के मोल सेम है तो उनका प्रेशर भी क्या आएगा, उनकी मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगी और उनकी कंसंट्रेशन भी क्या आएगी सेम, क्योंकि सभी के अंदर मोल्स तो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद देखो एक और टर्म वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम फ्रैक्शन, कई बार आपको ये मिलता है। तो आप देखें अगर आप गैसेस के लिए बात करें, तो मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, तो ये गैसियस मिक्सचर है जिसके अंदर अलग अलग गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं A, B एंड C, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पर, तो देखो PV इक्वल टू NT जानते हो आप, तो जब P और T कांस्टेंट है तो मोल्स के साथ कौन बदलता है, फिर वॉल्यूम कौन बदलता है। आप देखो अगर मैं बोलूं A के मोल्स हैं Na, B के मोल्स हैं Nb और C के मोल्स हैं Nc,
और मैं बोलूं आपसे मोल परसेंट ऑफ ए, बताओ मोल परसेंट ऑफ ए क्या बनेगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस इंटू, कर सकता हूं ना? अगर ध्यान से देखना, बताओ क्या मैं मोल्स ऑफ ए को प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन आर टी लिख सकता हूं? बताओ मोल्स ऑफ, एक काम करो, एक गैस हटा दो, दो ही गैस रख लेते हैं, कौन इतना कैलकुलेट करेगा? बताओ मोल्स ऑफ ए को P इंटू वी ए अपॉन आर टी प्लस ये बन जाएगा P इंटू वी बी अपॉन आर टी। देखो P बाई आर टी, P बाई आर टी, P बाई आर टी कैंसिल, इंटू 100 का टर्म तो है ही। तो बताओ वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है? ये चीज क्या कहला रही है? आपकी वॉल्यूम परसेंट। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि एक गैसियस रिएक्शन में अगर आपको किसी गैस का मोल परसेंट पता है, उसके साथ साथ आपको उस गैस का वॉल्यूम परसेंट भी पता है। यानी बात यह है कि क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम परसेंट दिया है, दैट मींस आपको उस गैस का मोल परसेंट पता है। परसेंट और फ्रैक्शन में छोटा सा फर्क होता है। अगर किसी का वॉल्यूम परसेंट 20 है तो बताओ उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2 होगा। समझ में आ रही बात? बस इसी के ऊपर बेस्ड, अभी कोई थ्योरी नहीं है, ये आपके खुद के समझने की चीज है। तो मैंने एक बार समझा दी है इस चीज को, अब आप इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे वो आप देखें। तो देखें क्वेश्चन, 2A gas gives B gas plus C gas. If volume percent of A and B at equilibrium is 60%, then the total pressure at equilibrium is 10 है, Kp आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से रिएक्शन को, रिएक्शन है आपके पास 2A गैस, और ये 2A गैस से आपको क्या मिल रहा है? B गैस प्लस C गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है। तो आप समझें टाइम टी इक्वल टू 0 पर मान लो इसके कुछ ए मोल्स रहे होंगे, ये 0 ये 0। बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ए में से लेट से x मोल्स गए, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे? x/2, और इसके भी कितने बनेंगे? x/2। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि B और C का मोल रेशियो या मोल्स क्या है? सेम है ना? बताओ मोल्स सेम है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या आने वाला है? सेम। इतना समझते हैं? अब उसने आपसे कहा कि A और B दोनों का मिलाकर वॉल्यूम परसेंट कितना है? 60%। दैट मींस A और B का मिलाकर मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.6। अगर A और B का मिलाकर 0.6 है तो बताओ C का कितना होगा? 0.4। तो ये आपको पता है कि C का मोल फ्रैक्शन 0.4 है। अब अगर C का 0.4 है तो B का भी 0.4 ही होगा, और A का कितना हो गया? 0.2 हो गया। बोलो सही बात है क्या? मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? टोटल प्रेशर से। देखो 0.2 इंटू 10, बताओ इसका प्रेशर कितना आ गया? 2 atm। इसका कितना आएगा? 4। इसका कितना आएगा? 4। अब इस रिएक्शन के लिए Kp लिखो, बताओ क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ C अपॉन ऑफ प्रेशर A²। तो प्रेशर ऑफ B कितना है? 4। Cb कितना है? 4 अपॉन A। आंसर कितना आ गया? 4। और यूनिट बनेगी नहीं, यूनिट तो कुछ भी नहीं बनेगी, ATM इंटू ATM अपॉन ATM स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिटलेस मिलेगा आपको। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो कई बार आप लोग लिंक नहीं कर पाते हो। तो अगर किसी गैसियस मिक्सचर के लिए आपको वॉल्यूम परसेंट दिया है, मतलब आपको उसका क्या पता है? मोल परसेंट पता है। चलिए ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखें, ये कह रहा है Kp for section 0.2 and total pressure equilibrium is 2 atm, calculate volume fraction of Cl2। वॉल्यूम फ्रैक्शन Cl2 मतलब क्या निकालना है? उसका मोल फ्रैक्शन। चलिए, तो रिएक्शन आपको दी हुई है, अब आप जानते हो, मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूं ये चीज। तो ये PCl5 गैस है, डिसोसिएट होकर बनाएगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अभी आप ना क्वेश्चन कर करके सीखोगे कि कब आपको मोल्स में डील करना है, कब आपको अल्फा में। यहां आपको अल्फा में डील करना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको Kp का एक्सप्रेशन पता होता है, याद है उसके टर्म्स में। बताओ उसके लिए Kp क्या बनता है? अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मान लो टाइम t इक्वल 0 पर इसके 1 मोल्स थे, मानना ही तो है, A मानोगे सच्चा 1 मान लो। इक्विलिब्रियम पर 1 में से कितना जाएगा? अल्फा, ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा अल्फा। तो यहां से आप Kp कैलकुलेट करोगे तो यहीं पे पहुंचोगे। अब आप देखो Kp की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2, अल्फा आपको पता नहीं, प्रेशर दिया हुआ है 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको मैं 1/10 लिख लूं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अल्फा स्क्वायर। 11 अल्फा के लिए बन जाएगी 1 अपॉन रूट 11, बोलो बनेगी भाई अल्फा की वैल्यू। अब आपको निकालना है वॉल्यूम फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 क्या बनेगा, Cl2 के मोल्स अपॉन, तो 1 अपॉन रूट 11 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 11। एडजस्ट करो ऊपर नीचे 1 अपॉन 1 प्लस रूट 11। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा। अभी तो सिखाई, ये तो चीज सिखाई, वॉल्यूम फ्रैक्शन बोला है, वही चीज क्या होगी इसका, मोल फ्रैक्शन भी। क्लियर है, समझ में आता है। फिर देखो अगली कैटेगरी जहां पर क्या होता है आपके पास गैसियस रिएक्शंस में आपको ना मोल देता है ना मोल फ्रैक्शन, सीधा देता है प्रेशर। क्या देता है, अगेन ये कोई थियरी नहीं है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिनसे आपको डील करना आना चाहिए। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी ए गैस और ये डिसोसिएट होकर बना रहा है लेट्स से कुछ 2B गैस प्लस 3C गैस, और वो आपसे कहेगा टाइम t इक्वल टू 0 पर लेट्स से इस गैस का 5 atm प्रेशर था। ठीक है, अब यहां से आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने प्रेशर दे दिया है तो भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आप देखो PV इक्वल टू RT से, तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट RT कांस्टेंट, बताओ प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स। तो जैसे जैसे मोल्स बदलेंगे एग्जैक्टली उसी तरह क्या बदलेगा, प्रेशर। मान लो गैस के मोल्स 20% कम हो गए तो प्रेशर भी क्या होगा 20% कम, 30% मोल्स कम हो गए तो प्रेशर भी क्या होगा 30% कम। तो मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट्स से 0.4 है। कितना है, बताओ इक्विलिब्रियम पर 5 में से कितना जाएगा, 0.4। हाँ कितना जाएगा, 0.4 इंटू, अरे 0.4 तो फ्रैक्शन है ना, किसका फ्रैक्शन है, शुरू वाली अमाउंट का। तो 5 में से 5 का 0.4 यानी 2 atm जाएगा। बताओ ये खुद कितना बचेगा, 3 atm। बताओ 1 से 2 बन रहा है ना, बताओ 2 से कितना बनेगा, 4। 1 से बन रहा है 3, बताओ 2 से कितना बनेगा, 6। तो आपको मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशर दिया है आप प्रेशर में ही खेलो। बताओ केपी का एक्सप्रेशन, तो प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ सी क्यूब अपॉन प्रेशर ऑफ ए। बताओ प्रेशर ऑफ बी कितना, 4 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ सी कितना, 6 का क्यूब अपॉन प्रेशर ऑफ ए कितना, 3। बोलो कर सकते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में सीधा प्रेशर का डेटा दिया हुआ होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली प्रेशर को ही यूज करना है। कर सकते हैं, ये देखें क्वेश्चन। चलिए आगे आंसर 10/3 या फिर 3.33 है ना, सिंपल सा है, बस आपको कंसेप्ट को यूज करना है। जैसे आपके पास AB3 गैस है तो बताओ AB3 गैस डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, AB2 गैस प्लस हाफ B2 गैस। क्या है, इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ AB3 इज 800 टोर, इनिशियल 800 टोर है, टाइम t इक्वल टू 0। अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो मान लो 800 में से कितना गया होगा, x। बताओ ये कितना बनेगा, x, और ये बनेगा x। अब क्वेश्चन के हिसाब से इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर है 900, हमारे हिसाब से टोटल कितना होगा 800 माइनस x प्लस x/2। बताओ ये वाली कितनी हो गई 900। बताओ x के लिए आ जाएगी 200, और जैसे x 200 आया ये कितना होगा 600, ये हो गया 100। अब अगर आप इसके लिए Kp लिखोगे तो Kp क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ AB2 इंटू प्रेशर ऑफ B2 की पावर हाफ अपॉन प्रेशर ऑफ AB3। देखो ये 1/3, 100 का रूट हो गया 10, आंसर आ गया 10/3 विच इज 3.33, और यूनिट क्या बनेगी ATM की पावर हाफ, सॉरी टोर की पावर हाफ। सही ना। चलिए तो ये आपके पास कुछ थोड़े केसेस होते हैं जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं, फिर आपको और प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस इनके ऊपर। ऐसे एक और केस आता है हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, या फिर अब रादर बोलो हेट्रोजीनियस गैसियस रिएक्शंस। कुछ भी नहीं होता इनमें, बहुत ध्यान से देखें, इनके क्वेश्चन से भी आप बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड,
इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके A मोल्स रहे होंगे कुछ, ये 0 और ये 0। जब आप इक्विलिब्रियम पर पहुंचोगे तो लेट से A में से कितने मोल्स गए होंगे, x। बताओ ये कितना बनेगा, x, और ये भी कितना बनेगा, x। लेकिन ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास हम कितना लेकर चलते हैं, कांस्टेंट। तो ये मोल्स बदलने से भी सॉलिड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूं, बताओ Kp सिंपली किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ CO2 के। अब जितना भी इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर बन रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। भाई मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P। बताओ इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा किसकी वजह से, सिर्फ ये प्रेशर ऑफ P CO2 के बराबर है। यानी अगर इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर P है तो इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू भी किसके बराबर बन जाएगी, P के बराबर। ऐसे देखो इसकी जगह मैं रिएक्शन ये ले लूं कि मेरे पास NH4Cl सॉलिड है, NH3 गैस प्लस इसने बनाया HCl गैस। मान लो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो P है, कितना है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर बताओ फिर से इसके कितने मोल्स होंगे, ये कितना, 0 0। इक्विलिब्रियम पर बताओ A में से कितना जाएगा, x, ये कितना बनेगा, x मोल्स, और ये भी कितना बनेगा, x मोल्स। अभी तो क्या भाड़ में, तो सॉलिड है। बताओ इन दोनों के मोल्स सेम है क्या, देखो मोल्स का रेशियो 1:1 है। तो बताओ टोटल प्रेशर किसके रेशियो में डिवाइड होगा, मोल्स के रेशियो में। बताओ इसका प्रेशर कितना बनेगा, P/2, और इसका, अगर ये P/2 डिवाइड होगा उसके लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो प्रेशर ऑफ NH3 P/2 इनटू प्रेशर ऑफ HCl। बताओ वैल्यू कितनी बन गई, P²/4। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। मान लो आपके पास रिएक्शन है ये वाली, NH2COO NH4 सॉलिड। इसको हीट करने पर ये डीकंपोज होगा और बनाएगा NH3 गैस प्लस CO2 गैस। ठीक है, फिर से वही टाइम t इक्वल टू 0, मान लो इसके कितने मोल्स हैं, A मोल्स, ये कितना, 0 0। अगर हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तो A में से कितने मोल्स गए, x। बताओ इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2x, और ये कितना बनेगा, x। बोलो दिख रहा है, yes, अब बताओ इधर फिर से कौन है, गैस साइड में। मान लो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P है, तो बताओ इनका मोल रेशियो, ये 2:1 में बटेगा। बताओ बटेगा तो इसका प्रेशर कितना, 2P/3, और इसका कितना। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2। ये तो सॉलिड है। बताओ प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो गया, 2P/3 होल स्क्वायर इनटू P/3। बताओ आंसर कितना आ गया, 4P³/20। कर सकते हैं, कोई डाउट है किसी को। तो इस तरह से आपको डील करना आना चाहिए। अगर आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है तो सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, निकालो आंसर। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है जो भी किया था। कह रहा है टोटल प्रेशर इन द कंटेनर इज फाउंड टू बी 0.6 atm। देखो ये तो सॉलिड है, तो अगर इसके x मोल टूटे होंगे तो ये कितना बना होगा, 2x, और ये बनेगा x। बताओ रेशियो कितना आ जाएगा, 2:2। तो 0.6 को 2:1 में बांटो, इसका प्रेशर हो गया 0.4 और इसका हो गया 0.2। बताओ दोनों के प्रेशर आ गए। बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2, 0.032 atm टू द पावर 3। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, इनसे आपको बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए। चलिए मूव करते हैं, देखिए अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बाय वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस पहचानने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। एक बार पहचान गए तो एक फॉर्मूला है जो आप यहाँ याद रखोगे, वो याद रखना ही रखना है। ठीक है, बाय चांस भूल गए तो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, बट स्टिल आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो ध्यान से देखें, हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की।
डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनमें एक रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो मान लो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से n मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। बताओ n क्या होता है? व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1 मोल A। 1 मोल A ने कितने मोल B बनाया होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? n की वैल्यू, वो n है। एक से मतलब A goes to 2B तो n के लिए 2, A goes to B plus C तो भी n के लिए 2, A goes to B plus C plus D तो n के लिए कितनी हो जाएगी? 3। अब क्या होता है आप समझो, टाइम t इक्वल टू 0। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर तो आपके पास सिर्फ गैस A प्रेजेंट होगी, ये कितनी होगी? 0। तो यहां पर आप समझो अगर, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा? मान लो 1 मिनट बाद A के कुछ मोल्स टूटेंगे और B बनेगा। देखो शुरुआत में तो आपके पास सिर्फ A है, लेकिन 1 मिनट के बाद A भी होगा और B, तो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? तो यहां पर क्या करते हैं, इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास या फिर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी A और B कॉम्पोजिशन बदलता जाएगा, कॉम्पोजिशन बदलता जाएगा तो क्या होगा, इसकी वेपर डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो आप जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो मान लो A में से कुछ इसके मोल्स गए A अल्फा, क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिशन की बात कर रहे हैं। बताओ B के मोल्स कितने बनेंगे? Na अल्फा। बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? तो दिस प्लस दिस, इससे A कॉमन करके अरेंज करो तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा ये बनेगा। वो आप ऐड करके आराम से देख सकते हो। अब यहां पर हम 2 टर्म डिफाइन करते हैं, एक तो होता है m थ्योरेटिकल और एक होता है m ऑब्जर्व। m थ्योरेटिकल होता है इनिशियल मोलर मास, जिसे आप चाहो तो थ्योरेटिकल मोलर मास भी बोल सकते हो। आप बताओ इनिशियली कौन प्रेजेंट था? A। तो जो m थ्योरेटिकल इनिशियल मोलर मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा, जिसको भी आपने लिया है ये आपको हमेशा पता होगा। जैसे मैं यहां PCl5 लिख दूं तो उसका मोलर मास 208.5, वही m थ्योरेटिकल है। मैं यहां N2O4 लिख दूं तो उसका मोलर मास 92, वही आपकी किसकी वैल्यू होगी? m थ्योरेटिकल की। समझ में आ रहा है? m ऑब्जर्व्ड क्या होता है? ये होता है एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या होता है? एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, देखो A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है, तो पूरे मिक्सचर का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आता है आपको? अब देखो इसको हम रिलेट करेंगे अल्फा से, इन दोनों टर्म्स को। कैसे? तो बहुत ध्यान से देखें, किसी भी मिक्सचर के लिए m एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W टोटल अपॉन N टोटल होता है। तो मैं बात करता हूं एट टाइम t इक्वल टू 0। बताओ एट टाइम t इक्वल टू 0 पर कौन प्रेजेंट है? ओनली A इज प्रेजेंट है। तो अगर ओनली A प्रेजेंट है, बताओ इस टाइम पर जो मोलर मास होगा m थ्योरेटिकल वो किसके बराबर होगा? A का मास अपॉन A के मोल्स। बताओ A के मोल्स कितने हैं? A। या फिर आप सिंपल टर्म्स में बोल दो ये A का ही मोलर मास है। सही है? एक इक्वेशन। चलिए फिर चलते हैं इक्विलिब्रियम पर। बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ A एंड B इज प्रेजेंट। अब जो मोलर मास है वो बदल चुका होगा, उसे हम लोग m ऑब्जर्व्ड बोल लेते हैं। बताओ एक रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व्ड रहता है या फिर नहीं? टोटल मास तो हमेशा रहता है। जितने मास से आपने शुरू किया था मास तो अब भी उतना ही होगा, लेकिन क्या बदल चुके होंगे? बताओ अब टोटल मोल्स कितने हो चुके हैं? A इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बताओ क्या आपको समझ में आता है? इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करोगे तो देखो m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड, देखो दिस अपॉन दिस, ये टर्म ऊपर जाएगा, A से A कैंसिल, W तो गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा।
1 को इधर भेजो, n-n को डिवाइड करो, तो फाइनली आपके पास अल्फा का एक एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज m theoretical माइनस m observed अपॉन m observed into n-1। ये फॉर्मूला रट लो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसी को वांट्स वाला फैक्टर में ये मोल कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हो, ये आप गैसियस स्टेट में भी यूज कर सकते हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज कर सकते हो। जहां भी डिसोसिएशन हो रहा है उन सब जगह के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कभी भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल मोलर मास वो देगा ही नहीं, वो तो आपको रिएक्शन से पता लग जाएगा। ऑब्जर्व्ड मोलर मास देगा या ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी देगा, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। आप खुद जानते हो किसी भी गैस के लिए बताओ जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मास अपॉन 2। अगर मैं आपसे बोलूं डी थियोरेटिकल, बताओ डी थियोरेटिकल किसके होगा, एम थियोरेटिकल अपॉन 2। या फिर मैं आपसे बोलूं डी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो डी थियोरेटिकल को कभी कभी कैपिटल डी भी बोल देता है, डी ऑब्जर्व्ड को कभी कभी स्मॉल डी भी बोल दिया जाता है। तो बताओ ये किसके इक्वल होगी, एम ऑब्जर्व्ड अपॉन 2। देखो यहां वैल्यूज रखो, एम थियोरेटिकल हो गया 2 इंटू डी थियोरेटिकल, ये हो गया 2 इंटू डी ऑब्जर्व, 2 इंटू डी ऑब्जर्व, 2 टू 2 कैंसिल। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज डी थियोरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व इंटू n-1, या फिर एनसीईआरटी के फॉर्म में आज डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1। समझ में आता है? तो इस तरह से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्या बन जाएगा, डी थियोरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व इंटू n-1। डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करनी है, अल्फा आ गया तो फिर आप केपी केसी जो निकालना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है। आओ देखें, करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एक सेकंड, एक और क्वेश्चन के आंसर, एक और छोटी चीज बता दूं मैं आपको, चलो पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लूं कि हाँ अलग पेज है, ठीक है। एक चीज और सिखा दूं मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। आप यहीं पे ध्यान से देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, अल्फा का फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1। आप क्या करो, n-1 को भेज दो उधर, तो देखो n-1 इंटू अल्फा की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, d माइनस डी अपॉन डी। इस d को भी दोनों में अलग अलग कर दो, बन जाएगा d बाई डी माइनस 1 बनेगा। देखो इस 1 को इधर भेज दो, जैसे इस 1 को इधर भेजोगे d अपॉन डी इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। क्या बन गया, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं d बाई डी और अल्फा के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो मान लो d बाई डी को लेता हूं y, बताओ अल्फा किसके अलाउंग हो गया, x। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू सी प्लस mx। जो ग्राफ है इसका इंटरसेप्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसकी स्लोप भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ 1 से शुरू होगा और इसकी जो स्लोप है बताओ वो किसके इक्वल होगी, n-1। क्योंकि देखो डिसोसिएशन हो रहा है, तो एक मोल से एक से ज्यादा ही मोल्स बनेंगे, यानी n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ये स्लोप हमेशा ही कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। समझ लो ना, जैसे मान लो रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, बताओ n की वैल्यू कितनी है। भाई डिसोसिएशन में एक मोल से हमेशा एक से ज्यादा ही मोल्स बनेंगे। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक चीज का एक से ज्यादा चीजों में टूटना। तो अगर आपने एक मोल से शुरू किया तो बताओ मिनिमम कितने मोल्स तो बनेंगे, 2, या एक से मान लो 1.5 तो बनेंगे 1.1 बन जाए, लेकिन 1 से 1 बना तो उसे हम डिसोसिएशन का मतलब होता है एक इसको तोड़ूं, डिसोसिएट करूं, तो इसके कितने टुकड़े होंगे, मिनिमम 2 टुकड़े तो मिनिमम होंगे ना। तो डिसोसिएशन में हमेशा n की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी, इसलिए स्लोप हमेशा कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। कर सकते हैं, चलिए तो देखें पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, ये मैं करवाता हूं, अगला आप करना। Phosphine decomposes at 300 Kelvin and 2.5 atmosphere as follows। तो रिएक्शन दी हुई है, 4pH3 gas gives P4 gas plus 6H gas। बताओ n की वैल्यू कितनी, देखो 4 मोल से कितना बन रहा है, 1 प्लस 6 7। बताओ 1 से कितना बनेगा, दिख रहा है, कोएफिशिएंट जब आ जाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब ये कह रहा है
मिक्सचर की, देखो क्वेश्चन दिख जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, डी ऑब्जर्व निकालना है, डिग्री ऑफ डिशन दी हुई है 40%, देखो अल्फा की वैल्यू 0.4 है, बताओ अल्फा किसके इक्वल होगा, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व इनटू n माइनस, दिख रहा है। तो देखो डी थ्योरेटिकल कितना, डी थ्योरेटिकल इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी pH3, बताओ फास्फोरस का मास 31 प्लस हाइड्रोजन 3 कितना हो गया 34, 34 बाई 2 17, दिख रहा है, माइनस डी ऑब्जर्व वो तो निकालना है, अपॉन डी ऑब्जर्व वो भी निकालना है, इंटू 7 बाई 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 बाई 4, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.4 इंटू 3 बाई 4 इंटू डी ऑब्जर्व इज इक्वल टू 17 माइनस डी ऑब्जर्व, देखो 4 से गया 4, ये 0.3 बना, डी ऑब्जर्व को इधर ले आओ तो 1.3 इंटू डी ऑब्जर्व इज इक्वल टू 17, बताओ डी ऑब्जर्व के लिए कितनी जाएगी 17 अपॉन 1.3, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पहचानना होता है, क्वेश्चन में मिक्सचर का मोलर मास बोल दिया, इक्विलिब्रियम पे मोलर मास बोल दिया, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी बोल दी, वो सभी इसी चीज को इंडिकेट कर रही है, आपको यूज करना है अल्फा इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड अपॉन m ऑब्जर्व्ड इनटू n माइनस 1, क्लियर है, ट्राई करें। चलिए देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, हाँ अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दी हुई है, क्या आपको दिख रहा है कि ये चीज जो है वो डी ऑब्जर्व्ड है, और बताओ डी थ्योरेटिकल क्या होगी, इस N2O4 की वेपर डेंसिटी, इसका मोलेकुलर मास होता है 92, 92 बाई 2 कितना हो गया 46, हो गया। सो क्वेश्चन सॉल्व, बताओ अल्फा निकालो, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इनटू n माइनस, यहां से अल्फा आ जाएगा, एक बार अल्फा आ गया तो बताओ इस रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, तो देखो अब होती है स्पीड, अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप इसके लिए केपी लिखते फिर सॉल्व करते होते हैं तो आप आंसर निकल के आगे निकल जाओगे, इसलिए ये मोस्ट आस्क्ड होते हैं, मोस्ट यूज्ड होते हैं, इसलिए आपको मैं इनको याद करने को कहता हूं और कोई रीजन नहीं, क्लियर है। चलिए अपन ने जो भी कुछ पढ़ा उनके और बेस कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट से, 20 देखते हैं, देखो गैस फेज रिएक्शन है, बैलेंस नहीं है तो ध्यान से देखना, हाफ O2 आएगा, तो इसका मतलब आंसर गलत हो गया आपका। If the gaseous mixture in a closed container is allowed to come at equilibrium and the degree of dissolution at equilibrium is found to be 2/3, then calculate the vapor density of equilibrium mixture। क्या आपको दिख रहा है, आपको D observed निकालना है, बताओ n की वैल्यू 1 + 1/2 दैट इज 3/2, बताओ अल्फा का फॉर्मूला, D थ्योरेटिकल 80/2 40 माइनस D ऑब्जर्व्ड निकालना है अपॉन डी ऑब्जर्व इंटू n/2 -1, और ये लेनी चाहिए कितनी 2/3, तो ये आधा बचेगा, आधे का 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा इधर, इसको इधर भेजो, 120 माइनस 3d इज इक्वल्स टू d, 4d इक्वल टू 120, d के लिए कितनी आ गई 30, तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो करना ही पड़ेगा, जनरली देता है पर नहीं दे अगला, उसमें क्या है, ये तो आपका फर्ज बनता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिएक्शन को बैलेंस करना है, सही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर एंड 0.5 atm प्रेशर, देखो नहीं फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 0.8, देखो लिखा हुआ ये टूटकर क्या बनाएगा NH3 गैस प्लस H2S, लेकिन ये कुछ टूटकर बनाए उससे पहले ही इसमें 0.5 atm अमोनिया प्रेजेंट, टाइम t = 0 पर, मान लो कुछ A मोल्स रहे होंगे, अब जब ये टूटेगा इक्विलिब्रियम पर तो ये तो क्या भाड़ में, जो सॉलिड है इसके वजह से प्रेशर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ इसके टूटने से कुछ अमोनिया बनेगी, कुछ H2S बनेगा, अमोनिया का पहले से ही 0.5 तो था, और आएंगे उसका प्रेशर थोड़ा और बढ़ेगा, तो मान लो
अमोनिया का प्रेशर x atm से बढ़ गया, तो ये बन गया 0.5 है। अब जितना अमोनिया का बढ़ेगा देखो उतना H2S का भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है 0.5 प्लस 2x, बताओ वो कितना आना चाहिए? 0.84, 0.34, बताओ x की वैल्यू 0.17, तो ये बन गया 0.67 और ये बन गया दिख रहा है ना? इन दोनों के प्रेशर आ गए। बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S। सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं? कोई डाउट? ये देखें, इन अ कंटेनर ऑफ 1 लीटर विच कंटेन्स 4 मोल ऑफ NH3 and 6 moles of H2S at equilibrium, calculate the number of moles of H2S that should be added such that at new equilibrium moles of NH3 decrease by 50% of its value at previous equilibrium। को समझ नहीं आया? वापस से करते हैं। In a container of 1 liter which contains 4 mole of NH3 and 6 moles of H2S at equilibrium, पहले से इक्विलिब्रियम आया हुआ है। देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो आप देखो आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। NH3 गैस प्लस H2S गैस। अभी इक्विलिब्रियम पर डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है, जितना मोल्स वही मोलैरिटी। अब बताओ NH3 के मोल्स कितने हैं? 4, H2S के मोल्स कितने हैं? 6, लेकिन इसके मोल्स आपको पता मत होने दो। क्या आपको सिलेक्शन का केसी पता है? देखो केसी इक्वल टू 12 इज इक्वल, देखो डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है, इसकी कंसिडरेशन हो गई 4 इंटू इसकी हो गई 6 अपॉन उसकी हो गई A। बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। दैट मीन्स ये जो है ये आपके पास 2 मोल प्रेजेंट था। अब ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दैट शुड बी एडेड। अब आप इसमें क्या करो? कुछ H2S ऐड करो। तो भाई 6 मोल तो पहले से ही थी, मान लो मैंने A मोल और ऐड कर दिया, तो B ले लेते हैं, ये तो अपन ने पहले ले लिया था। तो मान लो आपने H2S के X या B मोल ऐड किए। अब जैसे ही B मोल ऐड किए, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ये रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड, है ना? तो अभी आप मान लो कि बैकवर्ड जाएगी। तो अब क्या होगा? जैसे 6 मोल ऐड किए, इसका तो वही 4 मोल रहने वाला है, और इसका क्या होगा? 2 मोल। अब जैसे आपने ऐड किया, इक्विलिब्रियम वापस से रीएस्टैब्लिश होगा, न्यू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वापस से कैसे होगा? जो आपने H2S ऐड किया वो इस रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। तो मान लो 6 प्लस B माइनस X, ठीक है? या तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना? इसका एक और तरीका दिखाऊंगा, ये थोड़ा लेंदी है बट फिर भी एक बार देख लो। अब देखो 1 मोल के लिए 1 मोल काम में आता है, बताओ इसके X मोल के लिए कितना काम में होगा? X, और ये कितना बनेगा? 2 प्लस X। बोलो ये समझ में आता है? क्वेश्चन के हिसाब से नए इक्विलिब्रियम पर जो NH3 है वो पुराने इक्विलिब्रियम का 50% है। तो बताओ पुराने पर ये कितना था? 4। तो बताओ मोल्स ऑफ NH3 एट न्यू इक्विलिब्रियम कितना आना चाहिए? 2 क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है? 4 माइनस X। बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी? 2। जैसे ही X की वैल्यू 2 आई, बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 मोल। ये कितना बचेगा? 2 मोल। और देखो X की वैल्यू 2 थी, हो जाएगा 4 प्लस B। बोलो बनेगा? बताओ केसी कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का? केसी तो उतना ही रहेगा जितना होता है, केसी तो बदलता ही नहीं। तो 12 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? बताओ इसकी कंसंट्रेशन, इसके मोल्स 2 इंटू इसके कितने हैं? 4 प्लस B अपॉन इसके कितने हैं? 4। 24 4। बताओ B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपको 20 मोल H2S यहां पर ऐड करना चाहिए। एक तरीका। यहां के बाद कहां के बाद? यहां के बाद आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मेथड नंबर 2, जो थोड़ा आसान होगा। उसने बोला कि यहां पे उसने कुछ H2S ऐड की, और H2S ऐड करने के बाद ध्यान से देखना, NH3 गैस प्लस H2S गैस। तो अब जब नया इक्विलिब्रियम आया, तो नए इक्विलिब्रियम पर NH3 के जो मोल्स हैं,
बताओ वो पुराने मोल से कितने आने चाहिए? आधे। इसका मतलब ये 2 मोल बचेगा। अच्छा, अगर मैं ओल्ड इक्विलिब्रियम को देखूं, ओल्ड इक्विलिब्रियम पर ये भाई साहब कितने थे? 2 मोल। ये कितना था? 4 मोल। और ये कितना होगा? 6 मोल। तो आपने जो भी H2S ऐड की होगी उससे क्या हुआ होगा? ये 4 से कहां पहुंच गया होगा? 2 पे, है ना? अच्छा, अगर ये 2 पे पहुंचा है और नहीं, और छोटा तो नहीं हो पाएगा इसका, नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं हो पाएगा ये, ऐसे ही करना पड़ेगा। छोड़ो, मैं सोचा था एक और तरीके से हो जाएगा, बट वो ये मोल्स ऑफ H2S तो लिखने ही पड़ेंगे। हाँ, पर ये है कि वो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हो तो ठीक है, वैसे ही कर लो, और कोई मेथड नहीं इसका। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, बस यही है आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, बाकी तो आपको क्वेश्चन शीट के अंदर से करना है। ठीक है, तो अपन यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का सिग्निफिकेंस, जहां पे हम एक रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे बढ़ेंगे।